आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी। तो आज के इस वीडियो को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या में आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबंधित हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने छायावाद चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है। प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा छायावाद के चार स्तंभ माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात कर ली जाए तो गुंजन, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव आदि प्रमुख रचनाएं हैं तथा चिदंबरा कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि सर प्रश्न का लेवल बड़ा आसान होता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आपको ऐसे प्रश्नों को हल कर लेने से इन प्रश्नों में त्रुटि आपकी खत्म हो जाएगी और जिससे कि मेरिट बनाने में आपको आसानी होगी। और जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि अगर एग्जाम में सामान्य स्तर के जो प्रश्न होते हैं, सामान्य स्तर के प्रश्न, इन प्रश्नों को हल करने में अगर आप गलती नहीं करते हैं तो आपकी जीत का 80% भाग ऐसे ही तय हो जाता है, क्योंकि जो कठिनाई स्तर के प्रश्न होते हैं वे प्रश्न सबके लिए कठिन होंगे और वहां हल करने में सबको कठिनाई होगी। तो साथियों, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं कि आप सभी तरह के प्रश्नों को हल किया करिए। कोई भी प्रश्न आसान नहीं होता, कोई भी प्रश्न कठिन नहीं होता है। बस फर्क ये होता है कि आप पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी प्रश्न को कितनी सुगमता और तीव्रता से हल कर सकते हैं। और ऐसे प्रश्नों को अगर आप तेजी से हल करेंगे तो आपके पास समय बचेगा, जिससे कि आप कठिन प्रश्नों को हल करने के लिए अपने लिए समय निकाल पाएंगे। जैसे ही प्रश्न आपको दिखाई देगा वैसे ही आपका उत्तर आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए इन प्रश्नों को हल करना आपके लिए काफी लाभकारी साबित होने वाला है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बिना किसी अन्य अतिरिक्त वार्ता के। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और आप जानते हैं कि सरोज स्मृति कृति से अवतरित यह पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर आपने उर्मिला का रचनाकार बालकृष्ण शर्मा नवीन को चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प सी। अगला प्रश्न, गीतिका के रचनाकार का नाम आपको बताना है। और आप जानते हैं कि अनामिका, परिमल, राम शक्ति की पूजा, जूही की कली, पंचवटी प्रसंग और विधवा भिक्षुक कुकुरमुत्ता जैसी रचनाएं करने वाले रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है गीतिका। अगला प्रश्न है साथियों कि जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं उर्वशी कृति 1909 ईस्वी की प्रकाशित है, झरना 1918 ईस्वी की, आंसू 1925 ईस्वी की, लहर 1933 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। तो इस हिसाब से इसका विकल्प सी अगर आपने चयनित किया तो बिल्कुल राइट आंसर है। उर्वशी, झरना, आंसू, लहर इसका सही अनुक्रम है। छायावाद का पूर्वाभास किन कवि की रचनाओं में प्रकट होता है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया मुकुटधर पांडे को तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, छायावाद के अगर पहले चरण की कवियों की बात की जाए तो मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी जो है ये लोग आते हैं। और आचार्य शुक्ल ने इन्हें स्वच्छंदतावादी कवि भी कहा है। और छायावाद को अगर
काव्य की प्रवृत्ति की प्रौढ़तम उत्कर्ष तक पहुंचने की बात की जाए तो उसमें प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा ये लोग माने जाते हैं, जिन्हें की छायावादी कवि के रूप में गिना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। फटाफट उत्तर ट्रिक कर दीजिए, कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? अगर आपने किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखे गए मयंक मंजरी को चुन लिया, बी विकल्प को, तो राइट आंसर के साथ हैं सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा और प्रेम जोगिनी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे गए नाटक हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। उपयुक्त पंक्तियां किस रचना से अवतरित हैं? तो दी गई जो पंक्तियां हैं यह धर्मवीर भारती द्वारा लिखे गए गीत नाट अंधा युग से ली गई हैं। विकल्प इसका सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना कहाँ हुई थी? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया कोलकाता, बंगाल, विकल्प सी को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, अंधा युग के रचनाकार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट किया है धर्मवीर भारती को, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है? तो चंद्रावली नाटिका के लेखक आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुन लिया, तो बिल्कुल राइट आंसर है। भारत दुर्दशा, नील देवी वैद्य की हिंसा, हिंसा न भवत, अंधेरी नगरी, सती प्रताप जैसे नाटकों की रचना करने वाले नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है चंद्रावली। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? हिंदी का पहला दुखांत नाटक लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया। अगर आपने रणधीर प्रेम मोहिनी को चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन है? तो उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया अज्ञेय को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कबीर को प्रवर्तक माना जाता है? तो कबीर दास को निर्गुण संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। और प्रश्न संख्या 15 है कि दुल्हीन गावहु मंगलाचार, हम घर आए हूँ राजा राम भरतार। कबीर का यह पद किस राग में लिखा गया है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया राग गौड़ी, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न साथियों कि निम्न में से कौन आलवर महिला संत हैं? इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने दक्षिण भारत की महिला संत आंडाल को चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प ए, यह वैष्णव संत थी। अगला प्रश्न है हरिदास संप्रदाय को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? इसका आपको जवाब बताना है। हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, वह नाम कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया इसमें से हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय से भी पुकारा जाता है। सी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? कछुआ धर्म चंद शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया निबंध है। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है? माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, और पतितों के देश में, गेहूं और गुलाब, मसाल, वंदे वाणी विनायक को, लाल तारा, मील के पत्थर जैसी रचनाएं करने वाले रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी का यह की कृति है। विकल्प बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तत्वदीप निबंध के रचनाकार कौन हैं? और आपने पुष्ट मार्ग के प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य को चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विठलनाथ का शिष्य था?
विठलनाथ का शिष्य आपको बताना है। और आप जानते हैं कि विठलनाथ के शिष्यों में छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास हैं। तो चतुर्भुज दास आपका विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, नंददास और गोविंद स्वामी, 4 शिष्य विठलनाथ के थे। अगला प्रश्न, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास ये लोग वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं? और आप जानते हैं तुलसीदास द्वारा लिखा गया रामचरितमानस 7 कांडों में विभक्त है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि राम के बचपन का जो कांड है वह बाल कांड है, और विवाह का काल जो उनका आता है वो अयोध्या कांड है, और वनवास जो होता है वो अरण्य कांड यानी वनवास का समय। सीता के खो जाने का जो के बाद का जो समय है सुग्रीव से मित्रता वाला वो किष्किंधा कांड है, और लंका जो है सुग्रीव से मित्रता और लंका दहन ये सारी क्रियाएं सुंदर कांड में आती हैं, और युद्ध का वर्णन जो युद्ध होता है वह लंका कांड है, और लास्ट में युद्ध से वापस आते हैं और फिर आखिरी कांड उत्तर कांड है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो रामचरितमानस में राम और सीता संवाद कहीं नहीं होता है। शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, काकभूषुंडी संवाद, काकभूषुंडी और गरुड़ संवाद ये देखने को मिलते हैं, लेकिन राम सीता संवाद कहीं नहीं मिलता। तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या था? भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प डी अग्रदास तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, जायसी द्वारा लिखा गया पद्मावत क्या है? तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया पद्मावत 1540 ईस्वी की यह रचना एक प्रबंध काव्य है, एक प्रबंध काव्य है, और इसे समासोक्ति काव्य, रूपक या प्रतीकात्मक काव्य की संज्ञा देने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने इस प्रबंध काव्य को रूपक काव्य या प्रतीकात्मक काव्य की संज्ञा दी है। इसे समासोक्ति काव्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी रचना नहीं है? तो पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम ये रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं, जबकि चित्रावली जो है यह उस्मान की रचना है। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? और आपने जवाब में पराग पद्म सिंह शर्मा का सिलेक्ट किया विकल्प ए को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। यह संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया ग्रंथ इसमें कौन सा है? श्रृंखला की कड़ियां। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, माधवा नलकाम कंदला किसकी रचना है? माधवा नलकाम कंदला के रचनाकार आपने सेलेक्ट कर लिया आलम को, तो बिल्कुल राइट आंसर है। श्याम सनेही आलम के माधवा नलकाम कंदला ये रचनाएं आलम की हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? और उत्तर में आपने प्रताप नारायण मिश्र को चुना, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो हिंदी साहित्य में रीत काल को श्रृंगार काल नाम से संबोधित करने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कवित रत्नाकर के रचनाकार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब कवित रत्नाकर काव्य कल्पद्रुम ये सेनापति की रचनाएं हैं। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी के रचनाकार अगर आपने चुन लिया है पद्माकर को तो बिल्कुल राइट आंसर है। पद्म विभूषण, जगत विनोद, प्रबोध 50 जैसी रचनाएं इन्होंने की हैं। बी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? तो अपनी धरती अपने लोग यह 3 खंडों में विभक्त आत्मकथा है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है, जिसमें पहला खंड मुंडेर पर सूरज, मुंडेर पर सूरज पहला खंड है। वहीं दूसरा खंड इसका है देर सबेर, देर सबेर। और तीसरा खंड आपका है, तीसरा खंड आपस की बातें, आपस की बातें। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है? तो हिंदी आलोचना की अगर बात की जाए तो भारतेंदु युग 19वीं सदी से माना जाता है, यानी आधुनिक काल से माना जाता है। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि त्रिशूल किस कवि का उपनाम है? इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी का उपनाम त्रिशूल है। गया प्रसाद शुक्ल का स्नेही और त्रिशूल दोनों ही उपनाम है। डी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा? आदिकाल को बीजवपन काल की संज्ञा देने वाले कौन हैं? और आपने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को चुना तो राइट आंसर के साथ है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा था सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल की संज्ञा राहुल सांकृत्यायन ने दी थी। वहीं गणपत चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल, ग्रियर्सन ने चारण काल और रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, राम कुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल की संज्ञा दी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया 1965 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास द्वारा लिखा गया कवियों के जीवन चरित्र का संग्रह है। तो विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 40। निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है? तो निराला की साहित्य साधना आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक रामविलास शर्मा हैं। बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? तो कविराज गोपीनाथ की जीवनी है मनीषी की लोक यात्रा, जिसको भगवती प्रसाद सिंह ने लिखा है। भगवती प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई यह रचना है। अगला प्रश्न, आला और उदल की चरित्र की वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचना करने वाले कवि कौन हैं? तो आप जानते हैं परमाल रासो, जो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है। रासो लोक गे काव्य है यह। तो जगनिक विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कौन माना जाता है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्वयंभू को जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू
अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि और व्यास कहे जाते हैं। अब अगला प्रश्न, नाथ पंथ के प्रणेता कौन हैं? तो नाथ पंथ के प्रणेता मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंदर नाथ हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि इसमें से कौन हैं? तो कालक्रम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे पुराने कवि इसमें विद्यापति हैं। विद्यापति का समय काल 1350 से 1460 ईस्वी तक था। वहीं सूरदास 1478 ईस्वी से 1583 ईस्वी रहा। तुलसीदास का 1532 से 1623 ईस्वी तक था, जबकि बिहारी 1595 से 1663 ईस्वी तक था। तो विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? और जवाब में आपने आचार्य वामन को चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि आत्मजयी की कथावस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? और इस प्रश्न का जवाब कुंवर नारायण बेचैन द्वारा लिखा गया खंड काव्य आत्मजयी कठोपनिषद से अवतरित है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। इसमें नचकेता का प्रसंग वर्णन है। अगला प्रश्न, मगध पुस्तक के लेखक कौन हैं? और आपने मगध पुस्तक का लेखक सेलेक्ट कर लिया श्रीकांत वर्मा को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका विकल्प ए। अगला प्रश्न, दिनारंभ, भटका, मेघ, माया दर्पण, जल सागर आदि श्रीकांत वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? तो रीतकालीन के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध ने अंधेरे में नामक शीर्षक से एक लंबी कविता लिखी थी। तो विकल्प इसका राइट आंसर है विकल्प बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है वर्ष 1951 ईस्वी में दूसरे सप्तक में कौन सी कवियत्री शामिल थी? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने शकुंतला माथुर को चुना, तो सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के कवि हैं? केदारनाथ अग्रवाल अगर आपने चयनित कर लिया है प्रगतिवादी, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि चंद शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी को कहानी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना गया है? और आपने उसने कहा था 1915 ईस्वी की यह कहानी है। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था, जो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। पीएचडी 2013 में पूछा भी गया था प्रश्न एक कि प्रेम संवेदना पर आधारित कहानी चंद शर्मा गुलेरी की कौन है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कहानीकार प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था? और इस प्रश्न का जवाब अगर जैनेन्द्र आपने सेलेक्ट किया, तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग का शरण कहानी की रचना किसने की? और वारेन हेस्टिंग का शरण कहानी के कहानीकार अगर आपने उदय प्रकाश को चुना, तो राइट आंसर है। शिवमूर्त की चर्चित कहानी केसर कस्तूरी है। वहीं संजीव की कहानी प्रेम मुक्ति तथा सृंजय की कहानी नंगा है। अगला प्रश्न, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन हैं? और आपने राजा निर्वंशिया, तलाश बयान, नीली झील, मांस का दरिया जैसी समानांतर कहानियों के सूत्रधार रचनाकार को सेलेक्ट किया कमलेश्वर, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया जयद्रथ वध एक खंड काव्य विधा की रचना है।
विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शेखर एक जीवनी कैसा उपन्यास है? तो शेखर एक जीवनी मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है। अज्ञेय द्वारा यह लिखा गया है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? और जवाब में आपने परीक्षा गुरु, उत्तर ए बिल्कुल राइट आंसर है। लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु जो है यह रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहला उपन्यास माना जाता है, जबकि देवकी नंदन खंत्री का उपन्यास है चंद्रकांता और गोदान तथा रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रचना की पृष्ठभूमि मछुआरे जीवन पर आधारित है और 1956 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास सागर लहरें और मनुष्य? विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि मैला आंचल में पूर्णिया के किसी गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहता था? तो प्रश्न संख्या 60 का अगर राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया है, मलेरिया और काला आजार के संबंध में, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। यह एक आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि नहुष के रचनाकार कौन है? तो नहुष, अब यहां पर देखिए थोड़ा सा प्रश्न सस्पेंस में चला जाता है। नहुष यहां कविता की बात की जा रही है, तो कविता मैथिली शरण गुप्त की रचना है, क्योंकि नहुष नाटक है गोपाल चंद उर्फ गिरधर दास का। तो यहाँ पर विकल्प में गोपाल चंद्र का वर्णन नहीं है, यानी नहुष काव्य की बात की जा रही है। और विकल्प ए आपने मैथिली शरण गुप्त को चुना, तो राइट आंसर है। भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन है? तो भागवंती उपन्यास आप जानते हैं कि सुदर्शन का उपन्यास है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। उनकी बड़ी चर्चित कहानी एक हार की जीत। अगला प्रश्न है कि नेताजी कहिन के लेखक कौन है? नेताजी कहिन मनोहर श्याम जोशी की रचना है। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा, तो राजभाषा किसे कहेंगे? आप जानते हैं किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न कराने वाली जो भाषा होती है वह राजभाषा होती है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बोली किसकी इकाई है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया। बोली जो है यह राज्य की छोटी इकाई है। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? और इस प्रश्न का जवाब आपने छत्तीसगढ़ी जो है यह पूर्वी हिंदी की बोली है। अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अगला प्रश्न है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने बिल्कुल सही 343 दिया होगा। अगला प्रश्न है कि विभाषा किसे कहते हैं? इसका आपको जवाब बताना है। तो विभाषा किसे कहेंगे? आपने सेलेक्ट कर लिया जो है हिंदी क्षेत्र की जो कुछ प्रमुख बोलियां होती हैं उन्हें आप विकल्प बी को तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, भाषा के विकास क्रम का सही अनुक्रम क्या होगा? तो आप जानते हैं पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और इसके बाद हिंदी। विकल्प इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? और उत्तर में आपने चुन लिया है
हिंदी जो है भारत संघ की राजभाषा होगी। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, और जवाब में आपने 14 सितंबर चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, पंजाबी किस अपभ्रंश से विकसित हुई भाषा है, और आपने पैसाची अपभ्रंश चुना, तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि देवनागरी वर्णमाला में री क्या है, तो देवनागरी वर्णमाला के अनुसार री जो है वह स्वर वर्ण है। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो जवाब हो जाएगा वर्ण। अगला प्रश्न है कि लिपि की आवश्यकता होती है, तो लिपि की आवश्यकता लिखने में होती है। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, तो जवाब हो जाएगा हिंदी का प्रथम महाकाव्य चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो है। अगला प्रश्न है कि एक ही ध्वनि जब द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है, तो एक ही ध्वनि जब द्वित्व हो जाती है तो वह युग्मक ध्वनियां कहलाती हैं। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कंठ तालव्य वर्ण इसमें कौन सा है, और विकल्प आपने सी को चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग इसमें कौन सा है, तो इसमें जो है ख छ ठ, विकल्प ए राइट आंसर है। सभी स्पर्श व्यंजनों वाले वर्ण इसमें से कौन से हैं, तो इसमें क च पद, विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है कि बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाय सौ करे भवन हंसे दैन कहे नटी जाए, तो इसमें जो है रस आपको चुनना है, और आपने श्रृंगार चुना, संयोग श्रृंगार है, इसमें संयोग श्रृंगार है, तो विकल्प सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं, और इस प्रश्न का जवाब आपने अनुभव चुना, तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नभ में झपटत बाज लखी भूल्यो सकल प्रपंच कंपित तनु व्याकुल नयन लावक हिल्यो न रंच, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, और इस प्रश्न का जवाब चुन लिया है आपने भयानक रस। विकल्प सी को तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से रोक दिया, जो वीर बना न बीज फेंक बरछे पर उसको रोक दिया, प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, तो इस प्रश्न का जवाब वीर रस दिया आपने, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निश्चरहीन करहुमहि भुज उठाई पनकिन सकल मुनिन के आगमन जाय जाय सुख दिन, उपयुक्त उदाहरण में किस रस की निष्पत्ति हुई है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया वीर रस, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि जहां उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहां अलंकार कौन सा होगा, और इस प्रश्न का जवाब आपने अन्वय अलंकार चुना, तो डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाल पहनाते थे, पंक्ति में निहित अलंकार युग्म चुनना है आपको, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया उपमा अलंकार, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अधरों पर अलिमंड राते केसों पर मुग्ध पपिया में कौन सा अलंकार है, और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प बी, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण क्या होगा, तो इसमें जो है पात भरी शहरी शकल सुत बारे बारे, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वसुधा का गण क्या होगा। वसुधा में आपको गण बताना है, और आपने इसमें कौन सा गण चुना,
सगण, तो बिल्कुल राइट आंसर है। सलगा होता है ना सगण में। अगला प्रश्न, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि या लकुटी या रुका मरिया पर राज तिहूं पुर को तज डार्यों। उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद आपको बताना है और उत्तर में आपने चयनित कर लिया सवैया छंद, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि छप्पे में होते हैं, तो छप्पे एक संयुक्त विषम मात्रिक छंद होता है जिसके प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण लाला के होते हैं। तो इसमें 4 चरण पहले, 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा? और पयः धन धी आपने सेलेक्ट किया, विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अत्युक्ति शब्द में कौन सी संधि है? तो आप जानते हैं अति धन उक्ति अत्युक्ति को यण सूत्र से जो है आपका यण संधि बनेगा। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? और बाल धन उचित बालोचित गुण संधि है यह। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण इसमें कौन सा है? तो इसमें अंत, अनंत, धर्मा, धर्म, अन्न, जल, ये सब जो है द्वंद्व के उदाहरण हैं, लेकिन विकल्प पल पल ए राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है कृत का समास क्या है? और आपने कर्मधारय सेलेक्ट किया, तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा संकट के समय बचाव के लिए सोचना। विकल्प 20 का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गुण गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया बना बनाया काम बिगाड़ देना, तो सी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। और इस प्रश्न का जवाब आपने तद्भव शब्द जो है आलस्य का आलस तद्भव बना है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। इसका तद्भव बनेगा अंधेरा, और उल्लास का बनेगा उत्साह, और कुष्ठ का बनेगा कोढ़। तो विकल्प ए के साथ आप राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द की पहचान करनी है। तो अर्ध तत्सम शब्द के रूप में आपने सेलेक्ट कर लिया दही, तो बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द की पहचान करना है। तो इसमें गिलास शब्द जो है यह अंग्रेजी शब्द है। अगला प्रश्न है कि अपादान कारक युक्त वाक्यांश इसमें से कौन सा है? तो अपादान जो है से अलग होने के संदर्भ में होता है, तो सही वाक्यांश पद से च्युत, विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द की पहचान करनी है। और इसमें धीरे धीरे क्या है इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 106 का राइट आंसर आपको चुनना है।
फटाफट उत्तर चयनित करिए। उत्तर में अगर आपने चुन लिया विकल्प सी क्रिया विशेषण तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ए चयनित किया तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है और इस प्रश्न का जवाब विकल्प सी आपने चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए, वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके और इस प्रश्न का जवाब आपने आशु कवि चुना विकल्प ए तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है आगे का विपरीतार्थक शब्द क्या बनेगा। आगे का विपरीतार्थक आपको बताना है और आगे का विपरीतार्थक आपने चयनित किया है विज्ञ शब्द को तो विकल्प ए राइट आंसर है। बहिरंग का विलोम क्या होगा और उत्तर में आपने अंतरंग चुना विकल्प डी तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है और इस प्रश्न का जवाब आपने गणाधिपति चुना तो राइट आंसर है आपका। बाकी मधवा, शक्र और पुरंदर इंद्र के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है कि सम और सम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा और इस प्रश्न का जवाब आपने समान, सम यानी समान, सम यानी मोक्ष विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अहम आसने उपविशामि का हिंदी अनुवाद क्या होगा और इस प्रश्न का जवाब विकल्प डी आपने चुना, मैं आसन पर बैठा हूं तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कुएं से पानी लाओ का संस्कृत अनुवाद क्या होगा और इस प्रश्न का जवाब आपने कूपात जलम आनय विकल्प ए चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, महाकाव्य कुमार संभव कालिदास द्वारा रचित किस प्रकार की काव्य विधा है और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है लघुत्रयी तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पाणि च पादौ च समस्त पद इसका क्या होगा और इस प्रश्न का जवाब आपने पाणि पादम चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चक्रपाणि का समास विग्रह क्या होगा और उत्तर में आपने चक्रम पाणौ यस्य स विकल्प ए चुना सही जवाब। और अगला प्रश्न है कि नायक में प्रकृति प्रत्यय क्या है तो जवाब हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न, पितृधन ऋणम में कौन सी संधि है तो पितृधन ऋणम में संधि आपने चयनित कर ली दीर्घ राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि त्रिमुनि व्याकरणम में कौन नहीं आते हैं तो इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ए चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि जिससे रक्षा की जाए उसमें विभक्ति होती है तो जवाब हो जाएगा विकल्प सी पंचमी। अगला प्रश्न है कि नमः के योग में विभक्ति क्या होगी तो इस प्रश्न का जवाब आपने चतुर्थी चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रोचते अच्छा लगता है इस अर्थ में कौन सी विभक्ति है तो जवाब में आपने चतुर्थी सेलेक्ट किया तो राइट आंसर के साथ हैं आप। तो साथियों आज की पाठचर्या लगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।